एफएम पर हमारा प्रोग्राम आएगा। और मेरे से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8909554676 पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फ़ोन के माध्यम से भी आपकी हर परेशानी से आपको दूर कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैठे हुए हैं मेरठ के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मैं कहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज सर के क्लाइंट्स हैं। और वैभव चंद्रा जी का मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और मैंने फार्मा में जॉब किया है, वो रीजनल सेल्स मैनेजर। मैंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पर काम किया है। उसके बाद मैं फिल्म प्रोडक्शन में भी मैंने काम किया है। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मैंने काम किया है। लेकिन मैंने देखा कि कहीं पर भी खुशी नहीं थी, कहीं पर भी संतुष्टि नहीं थी, जो कि मैं चाहता था कि लोगों का हेल्प कैसे कर पाऊँ। तभी मैंने फिर एक ही एस्ट्रोलॉजी का कैरियर चुना, जिससे लोगों की हेल्प भी हो सके और लोगों को इसके बारे में पता भी चल सके कि इससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या ये साइंस एक्चुअल है या नहीं है, कैसे ये हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है। तो वहां से आपने अपना करियर ये शुरू किया। तकरीबन कितने वर्षों का अनुभव अभी आपको एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में है सर? देखिए, मेरे फादर खुद एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। और वैसे वो टीचिंग में थे और उसके बाद उनका इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने अपनी माता जी से सीखा इसको, एस्ट्रोलॉजी को, जो मैंने बेसिक सीखी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बड़े बड़े ज्ञानी आचार्यों के साथ में मैं रहा और मैंने उनके साथ सीखा मैंने। और काफी टाइम मैंने ऐसे लोगों से भी सीखा जो लोग जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को के बहुत बड़े ज्ञाता है, मगर वो एक आम आदमी के टच में नहीं आते क्योंकि उनको पैसा से कोई मतलब नहीं है। मैंने उन लोगों के भी मैं टच में आया। अच्छा। बड़े बड़े तपस्वियों की टच में मैं आया, तो उन लोगों से मैंने इनको काफ़ी चीज़ों में चर्चा करी और सीखा मैंने। तो इस ज्ञान को मैंने काफ़ी लोगों से, अलग अलग बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मैंने इसको सीखा। और जब मैंने इस पे एनालिसिस किया तब मुझे लगा कि हाँ, ये एक्चुअल में ये सत्य है या ये नहीं है और ये कैसे काम करता है। तो मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी को ही सेलेक्ट किया। एक अच्छा ज्योतिष जो है उसकी पहचान कोई भी आम इंसान कैसे कर सकता है? देखिए, आजकल जो पहले जमाना था, पहले मंदिरों के पंडित जी को हम दिखाते थे या किसी पेड़ के नीचे कोई पंडित जी बैठते थे, हम उनको दिखाते थे। बट आजकल टाइम चेंज हो गया है। बड़े बड़े वेल एजुकेटेड जो लोग अमेरिका से, लंदन से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, ऐसे में काफी सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ जो हाईली क्वालिफाइड है, बट उन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी कैरियर स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आप सबसे पहले उन्हीं से ही पूछिए कि आप हमारे बारे में बताइए, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, कुछ पिछला और अगला बताइए। जब आपको लगे कि हाँ ये बता रहा, बिना कुछ बोले, तभी आपको लगना चाहिए कि इसको नॉलेज है। यानी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो व्यक्ति के बारे में आगे पीछे की भी कुछ बातें बता देंगे। बिल्कुल, ग्रहों के माध्यम से आपका कैरेक्टरिस्टिक किसी अनजान आदमी के बारे में बिना जाने, सिर्फ कुंडली से, ये एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत ज्ञान है कि आप जानते नहीं है किसी आदमी के बारे में, वो कुछ बोला भी नहीं है और आपने केवल उसकी कुंडली देखकर काफी चीजों के बारे में अगर आप बता देते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हाँ, इसको वास्तव में नॉलेज है या ये नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम एक उपायों पे काम करते हैं, जैसे कृष्ण जी आपने बोला कि उपाय काम करेंगे नहीं करेंगे और बड़ा ही हमको लगता है कि ये वास्तव में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें होता क्या है, ये बहुत सस्ते से और सिंपल उपाय होते हैं जिनके अंदर 100 रुपए का, 80 रुपए का, 150 रुपए का खर्चा आता है। और इन उपायों के बाद में हम उनसे 15 दिन में अपने ऑफिस के माध्यम से उनको फोन कर पूछते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ, और अगर बेनिफिट नहीं हो, उनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेनिफिट ना हो उनको। अच्छा। तो तब हम उनको जो है और हैवी उपाय कराते हैं कि जिनसे उनको और जल्दी इनका बेनिफिट हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत ही जल्दी और इनके बड़े ही क्विक रिजल्ट्स हैं। 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपका ये कहना है कि आप जिनको भी कोई उपाय बताते हैं फिर फीडबैक भी लेते हैं, और आपका ये कहना है कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, फीडबैक लेते हैं और आप अपने क्लाइंट के साथ में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कृष्णा जी, ऐसा ही है, हूबहू ऐसा ही है। क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे जो आम लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कोई भी व्यक्ति जो इस वक्त हमको वीडियो के माध्यम से देख रहा है या फिर रेडियो पर सुन रहा है, कि ये 9 ग्रह क्या होते हैं, 9 कौन कौन से ग्रह हैं और उनका किसी भी इंसान के ऊपर, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, 9 ग्रह के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए क्या है कि
जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इस वातावरण के अंदर हमेशा, जैसे आपने देखा है, सूर्य की रोशनी रहती है, आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो है सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है रेगुलर। तो ऐसे ही क्या है कि वातावरण के अंदर इन 9 के 9 ग्रहों की जो रेडिएशंस होती है वो वातावरण के अंदर रहती है। साइंटिफिकली मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, और काफी लोगों को पहले ही मालूम होगा कि ये जो ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, जो पानी तेज हो जाता है, ये भी जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब होता है, और जब अमावस होती है तो पानी बहुत पीछे चला जाता है, तेज रफ्तार नहीं होती है। इवन पूर्ण चंद्रमा से ही साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि अभी आप समुद्र में मत जाइएगा, ज्वार भाटा रहेगा। तो चंद्रमा की जो रेडिएशंस होती है वो पानी को खींचती है। ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी जाएं, किसी भी समुद्र के किनारे जाएं, बीच पर जाएं, पूर्णमासी के आसपास जाएंगे तो आपको पानी की रफ्तार तेज मिलेगी, और जब भी आप अमावस के आसपास जाएंगे तो पीछे मिलेंगी। तो इससे क्लियर मालूम होता है कि 9 के 9 ग्रहों का रेडिएशन हमारे वातावरण में घूमता है। उसी तरीके से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस राशियों के अंदर जैसे भी प्लेनेट की अवस्था होती है, कुंडली के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा क्या बनेगा, कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो ऐसे मालूम पड़ता है। और इन 9 के 9 ग्रहों की रेडिएशंस की हमारी बॉडी को जरूरत रहती है। अच्छा, जैसे कि अगर आप किसी भी बच्चे का सूर्य खराब है तो उसके पिता का साथ में उसको प्रॉब्लम आएगा, पिता से उसकी बनेगी नहीं जब भी वो बड़ा होएगा। अभी वो पैदा हुआ है बट हम उसका भविष्य पहले ही बता देते हैं। जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता होते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, वो देखकर बता पाएगा कि सूर्य की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, अच्छा, चंद्रमा की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये बच्चा लोगों की सेवा कर कर कम आया है, अपनी माता की सेवा इसने कम करी है, तो फिर क्या रहेगा कि वो बच्चा परेशान रहेगा, इंटरनली हैप्पी नहीं रहेगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन का बड़ी जल्दी शिकार हो जाएगा वो, बहुत जल्दी। और माता का भी जीवन उसके स्ट्रगल पूर्ण रहेगा, माता का भी जीवन में बहुत स्ट्रगल जिंदगी रहेगी। उसके अलावा फिर जैसे आपने कहा कि 9 के 9 ग्रहों के बारे में, तो मंगल के बारे में है, जैसे कि अगर उसका मंगल खराब हुआ तो अगर उसकी कुंडली भी नहीं है तब भी हम कृष्ण जी पता कर सकते हैं कि इनके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव पॉजिटिव है और कौन से ग्रह का प्रभाव नेगेटिव है। अगर किसी बच्चे के अंदर उसकी माता का बहुत अच्छा साथ रहा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, माता का स्ट्रगल भी कम रहा, तो उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है। अगर वो मोती पहनेगा तो वो उसके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा बिना कुंडली देखे। अच्छा, अगर कोई इंसान के ऊपर हमेशा गुरुओं का साथ रहा, टीचिंग में बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा, और उसने छोटे बच्चों को भी कभी जिंदगी में पढ़ा है, जब वो खुद बच्चा रहा या वो कब स्कूल में रहा, कॉलेज में रहा, तब वो बच्चों को शिक्षा देता रहा, उससे लोग बाग सलाह लेने के लिए आते हैं, यार दोस्त सलाह लेते हैं, तो सब पता चल जाता है कि इन लोगों का बृहस्पति, ज्ञान का कारक ग्रह, बुद्धि का कारक ग्रह बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, बड़ा बड़ा कारोबार फैलाते हैं और फैलता चला जाता है इन लोगों का कारोबार। तो ये लोग अगर पुखराज पहनेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। ऐसे ही एक बुध प्लेनेट है, बुध के लिए अगर बुद्धि का कारक है, अगर बुद्धि ठीक जगह नहीं चलती है, डिसीजंस खराब रहते हैं, हमारी बुआओं ने स्ट्रगल करा होता है, हमारी बहन ने स्ट्रगल करा होता है, हमारी बेटी अपने घर के अंदर खुश नहीं रहती है, तो बुध प्लेनेट की दिक्कतें रहती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, दांतों की प्रॉब्लम रहती है, नसों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, उन लोगों को कभी भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा, बुध की एनर्जीज को कम करना चाहिए। तो ये ऐसे काम करती है। यानी अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो उसकी एनर्जी को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, वो कभी नग नहीं पहनना चाहिए, नग से एनर्जी बढ़ जाती है, और जब हम उससे संबंधित चीजों को दान करते हैं तो उसकी एनर्जी घट जाती है। अच्छा, तब अभी एक उद्योगपति मेरे पास आए, उनका बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ था तमाम, और उनको किसी ने बताया कि जो भी कांवड़ यात्राएं चलती है, तो उसमें कांवड़ यात्रा के दौरान उनसे कहा कि जी हमें कुछ पानी की व्यवस्था आप करा दीजिए जो कांवड़ी आएंगे, क्योंकि धर्म का कार्य था। उन्होंने 2 ट्रक जो है पानी की बोतलें दान करा दी उन लोगों को। अच्छा, और वो दान क्या कराई, उन्होंने कांवड़ियों के लिए दान कराई पानी की बोतलें, और वो परेशानी में आ गए और बहुत ज्यादा गरीबी की अवस्था देखने लगे, सब जगह कर्जा हो गया, बिजनेस बंद हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा था और आपने ये चंद्रमा की ही चीजों को दान कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, इस कारणवश आपके साथ दिक्कतें प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि जिनके पास खराब कर्माशय था उनकी एनर्जी बढ़ गई और अच्छे ग्रह की एनर्जी घट गई जो उनके फेवर का था। ये कृष्णा जी हूबहू ये वैसा ही काम करता है, जैसे कि हम अपने मित्र को किसी को दान दे दें, तो शत्रु को दान देना चाहिए, मित्र को कभी ना दें। जब भी हमारे पर परेशानी रहे तो हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा रहे। अब हमने मित्र को ही दे दिया तो हमारी तो और बल कम हो गया।
अच्छा। अदरवाइज काफी बार हम देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो लोग कपड़े लोगों को देते हैं, लेकिन वो परेशानी में आ जाते हैं कि हमने सब कपड़ों का दान किया। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है उनको कभी भी चांदी की चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। अच्छा। जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है उनको कभी भी सोने से संबंधित चीजें नहीं देनी चाहिए। अच्छा। तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हमारी बिटिया की शादी है तो बिटिया की शादी में जरूर हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था रही है कि हम कभी भी सोना चांदी दें तो बिटिया को दे सकते हैं। और दामाद को हमेशा विवाह के अंदर अगर आप चांदी का सामान देंगे तो उससे कभी भी झगड़ा नहीं रहेगा। अच्छा। दामादों से काफी सारे लड़कों का दामादों का अपने घर में ससुराल में जाना है में बड़ा उनको झगड़ा रहता है। हाँ। तो उस केस के अंदर ससुर को हमेशा चांदी का कम से कम आधा किलो का सिल्ली अपने जो है दामाद को जरूर अवश्य देना। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर किसी का ससुराल से नहीं पटता है तो कहीं ना कहीं उनका राहु अफेक्टिव होता है, तो अगर वो गोमेद धारण कर लेंगे तो और ज्यादा झगड़े बढ़ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ उपाय होते हैं, अपने ससुराल से चांदी लें तो उनका जो ये परेशानी है ससुराल से ना बनने की वो काफी हद तक जो है कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। कभी भी ससुराल से कोशिश करें विवाह के बाद कभी भी उनसे इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें कि एलसीडी लगवा लिया, एलईडी लगवा लिया, एसी ले लिया, ये बड़ा घातक साबित होता है। जैसे ही लेंगे कुछ सालों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा ससुराल से, ऐसा अवश्य देखा है। तो इन सब चीजों पे काम करता है। अगर हमारी बुआ बहन बेटी खुशहाल घर के अंदर नहीं गई है या खुशहाल नहीं है तो इन लोगों को हरी चीजें, हरा संबंधित चीजें जरूर दान करनी चाहिए। तो हिजड़ों को ये लोग हमेशा खुश रखें। अच्छा। हिजड़ों को खुश रखें, हरा सामान दें हिजड़ों को, छोटी बच्चियों को खुश रखें और हरी मूंग दान करें। तो ये लोग जितना भी हरी चीजें दान करेंगे उतना इनके लिए फायदेमंद रहेगा और अमृतमय रहेगा। अब बात करते हैं कुंडली की। कुंडली के भाव और नवग्रह के बारे में तो आपने हमें बताया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली होती नहीं है, उनकी असली डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं पता होती है। अब वो कैसे लाभ उठाएं ज्योतिष का जिनकी कुंडली ही नहीं है, या वो कैसे पता करें कि उनका कौन सा ग्रह अच्छा है? बहुत आपने जो है प्रश्न बहुत ही अच्छा करा, क्योंकि काफी सारे जो पुराने लोग हैं उन लोगों की कुंडलियां ही नहीं है जी। और पता नहीं चल सकता कि भाई हमारे कौन सा ग्रह हमारे फेवर का है, कौन सा ग्रह हमारे फेवर का नहीं है जी। तो देखिए ग्रहों की निशानियां होती हैं। अच्छा। जैसे हर एक चीज की निशानी है तो ग्रहों की भी एक अपनी निशानियां होती है। जैसे मैं आपको अवगत कराता हूँ कि एक आम इंसान कैसे बिना कुंडली देखे पता लगा सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ग्रह मेरे से प्रसन्नचित है, कौन सा ग्रह मेरे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। तो इसके लिए मैं आपको अवगत कराता हूँ। इन 9 के 9 ग्रहों की निशानियां मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर किसी का भी पिता का साथ नहीं रहा, पिता से हमेशा अनबन रही या अनबन रहती है पिता से, तो उसको कभी भी गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। उसका राहु बहुत खराब अवस्था में होता है और सूर्य उसका भी खराब अवस्था के अंदर होता है। किसी की माँ ने हमेशा स्ट्रगल किया है, माँ से नहीं बनती है और उसका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसको मोती धारण करना चाहिए, जो कि उसको मानसिक शक्तियां देता है और अंदरूनी हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है। किसी का भाई बहुत अच्छा होता है, भाई हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है, हमेशा पैसों से मदद करता है, विदेश में नौकरी करता है और अपने भाई को भी पैसा देता है, अपने घर वालों की भी मदद करता रहता है इकोनॉमिकली। तो अब दूसरी जगह उसको शादी नहीं हुई या उसका पत्नी से तो झगड़ा रहता है बट भाई से उसकी बहुत अच्छी बनती है, तो उन लोगों को सदा मूंगा पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारे भाई का कारक है और भाई उनके हमेशा हेल्पिंग नेचर में खड़ा रहता है, उनके फेवर में खड़ा रहता है। मगर उनकी धर्म पत्नी से झगड़ा रहता है तो उनको कभी भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी की बुआ बहुत अच्छे घर में गई है, खुश है, बहनें अपने घरों में शादी के बाद बड़ी प्रसन्नचित रही, बहुत खुशहाल घर में गई हुई हैं और बेटियां भी बड़े अच्छे घर में गई हैं, तो इन लोगों को सदा पन्ना पहनना चाहिए, पन्ना पहनकर ये अच्छे रहें। या अगर इनका डिग्री कम है थोड़ी सी, कभी कभी इनका बिजनेस चल नहीं पाता है बट इनकी बुआ बहन बेटी बड़ी प्रसन्न है, तो इन लोगों को हमेशा पन्ना पहन के रहना चाहिए। जिन लोगों को के ऊपर हमेशा गुरुओं का हाथ रहा, बड़े लोगों का हाथ रहा, बट कुछ टाइम से उनका हाथ अभी कम चल रहा है, बड़े बुजुर्ग थोड़े से बीमार में चल रहे हैं, पिताजी बीमार चल रहे हैं, दादाजी बीमार चल रहे हैं, ताऊ चाचा बीमार चल रहे हैं, या वो पहले हमारे साथ रहते थे अब नहीं रह रहे हैं, इन लोगों को पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनते ही जो इनके स्वास्थ्य खराब चल रहा है वो ठीक हो जाएगा और हो सकता है आपके पिता, आपके ताऊ जी, चाचा आपके साथ दोबारा से ज्वाइंट फैमिली में रहने लगे। उसी प्रकार से
अगर हमारी वाइफ का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर चलता है, हमारी धर्मपत्नी थोड़ी उदास रहती है, तो ऐसे लोगों को ओपल पहनना चाहिए, डायमंड पहनना चाहिए। लेकिन अगर हमारी जो है धर्मपत्नी से हमारी झगड़ा रहता है और बनती नहीं है, उसमें हमको ये नहीं पहनना चाहिए, फिर हमको उसके उपाय करने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप गाय की सेवा हमेशा करें। ऐसे ही जिन लोगों का हमेशा नौकर कभी कुछ दिन के लिए रहे और चले गए, नौकर से झगड़ा हो जाता है, अच्छे नौकर नहीं मिल पाते हैं, चोरी वाले नौकर मिल जाते हैं, या हमारे यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वाले हैं, वो हम ईमानदार नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। तो इन लोगों को कभी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, शनि को प्रसन्न करना चाहिए। सरसों का तेल का दान करें शक्ल देखकर, और काली साबुत उड़द का दान करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। उसके अलावा अगर किसी का जमादारों से झगड़ा रहता है, सफाई कर्मचारियों से झगड़ा रहता है, या ससुराल से नहीं बनती है, या गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो सोचने और समझने की शक्ति को जीरो कर देता है, जैसे आपने देखा होगा काफी गांवों के अंदर गोलियां चल जाती है, मार देते हैं, फिर वो भागे भागे घूमते हैं। इन लोगों को राहु बहुत खराब अवस्था में होता है, इन लोगों की कभी ससुराल से नहीं पड़ती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को चांदी धारण कराई जाती है, और राहु को दूर एनर्जी को कम किया जाता है दान के जरिए और इन सब चीजों के जरिए। ऐसे ही काफी लोगों का अपने पुत्रों से बड़ा झगड़ा रहता है, पुत्र शादी के बाद अलग हो जाते हैं, और पुत्रों का साथ नहीं मिलता है, पुत्र हमेशा धोखेबाजी देते हैं। ऐसे लोगों का केतु बड़ा खराब होता है। तो केतु को अच्छा करने के लिए आप कुत्तों की सेवा करें। बृहस्पति और केतु का एक मिलने वाला जो एक फल है, जो वेजिटेबल है, जो वो है नींबू। तो अच्छा। पीला नींबू का दान करें ऐसे लोग। तो जो हमारे बच्चों से हमारी नहीं निभ रही है, हमारा बेटा परेशान चल रहा है, या हमारे बेटे का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों को पीला नींबू मंदिर में रखना अमृतमयी रहेगा, और उनके बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, और अपने बेटों के साथ में उनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, क्या बात है सर, बड़ी कमाल की बात आपने यहाँ पर बताई। और कई परिवार ऐसे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उनको पता नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता ना तो माता पिता ये चाहेंगे कि बच्चों से झगड़ा हो, ना ही बच्चे चाहते, लेकिन फिर भी हो जाते। तो आपने बताया कि ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, ग्रहों की वजह से ऐसा होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ घर इस वजह से भी परेशान रहते हैं कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या बेटे की शादी नहीं हो रही है। कितने माता पिता ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, परेशान हैं, बेटी विवाह के योग्य है पिछले कई वर्षों से, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई एक जनरल उपाय भी होता है कि उनकी बेटी की शादी हो जाए बस, क्योंकि ये बड़ा हिंदुस्तानी माता पिता का सुख है जीवन का। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आजकल हर एक माँ बाप बड़े परेशान है, कोई अपने पुत्र के चक्कर में, कोई पुत्री के उसमें। तो पुत्री के लिए करना क्या होता है कि घर के अंदर सुख समृद्धि रहे, हमारी पुत्री भी खुशहाल घर के अंदर रहे। तो उनका पहले ये देखे कि अगर उनकी बुआ परेशान रही है, यानी कि पुत्री की बुआ, यानी कि जो जिनकी बेटी है, उनकी सिस्टर है, अच्छे खुशहाल घर के अंदर गई है, या उन्होंने भी परेशानी स्ट्रगल महसूस करी है। अच्छा। उनकी बुआएं भी हमेशा स्ट्रगल में रही है। आपने देखा होगा काफी जगह जब भी लड़की की शादी होती है तो उसमें बुआ पूछी जाती है कि बुआ का क्या है, कौन सी फैमिली से है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमेशा पूछते हैं। जब भी लड़के की शादियां होती है हमेशा मामा का पूछा जाता है कि मामा घर से कोई नहीं आए, मामा क्या करते हैं आपके। तो इन सब चीजों का बड़ा इफेक्ट, यहाँ तक कि गोत्र भी पूछते हैं। गोत्र भी पूछते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो होता क्या है इसके अंदर कि जब भी हमारी बेटी की शादी से संबंधित चीजें आए तो आप लोग जो हमारे यहाँ नव दुर्गा होते हैं, इसमें कन्याओं को खाना खिलाएं, इनको हरा चुनरी या इनको कोई भी हरा वस्त्र आप इनको भेंट दें, इनका आशीर्वाद लें, इनका हमेशा पैर छूते रहे। तो इससे हमारा बुध जो हमारी पुत्री का कारक होता है, पुत्री की शादी का विवाह का कारक होता है, पुत्रियों की खुशहाली का कारक ग्रह होता है, उसमें काफी हद तक फर्क आ जाता है। क्या बात है सर। यहाँ पर एक सवाल और उठ कर आता है लव मैरिज का। बहुत सारे लोगों का तो ये सपना है कि लव मैरिज वो कर लें, माता पिता नहीं मान रहे, या माता पिता भी मान जाते हैं तो समाज उनको इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? और कई माता पिता इस वजह से परेशान है कि हमारे बच्चे लव मैरिज ना करें। इन दोनों ही बातों के बारे में बताएं, सही क्या है और गलत क्या। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक हमारे हिंदू रिवाज के अंदर पहले शादियां होती थी जिसको हम अरेंज मैरिज कहते थे, उसके अंदर वो सबसे अच्छी शादियां होती थी, क्योंकि उसमें अपने बच्चों को पहले सिखा दिया जाता था कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने जीवन में। हम एक अनजान बच्चे से शादी कर रहे हैं आपकी, तो आपको
घर के अंदर ढलना पड़ेगा, जैसा भी उनका घर है। एक हमारे जो हिंदुओं के हमारे देश के अंदर जो गांव है, वहां पर मैं अक्सर गया हूँ काफी गांवों के अंदर, क्योंकि हम लोग भी मेरे जो फादर थे वो एक गांव को बिलोंग करते थे जी। तो देखते थे कि जब भी बेटियों की शादी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इसका रीबर्थ हुआ है, ये ब्याई गई है वहां पर। तो वो इसलिए बोलते थे कि वो उसका एक नया जन्म हुआ है, नई जगह गई है, नए उसको माँ बाप मिले हैं। तो जब भी हम अरेंज मैरिज के फेवर करते हैं तो वो इसलिए करा जाता है कि एक आप अनजान जगह जा रहे हैं। और जो टूटती हैं वो लव मैरिजेस भी ज्यादा से ज्यादा टूटती हैं, क्योंकि पहले जब शादी नहीं हुई होती तो एक अलग व्यक्तित्व नजर आता है, लड़की का भी और लड़के का भी। वो दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए व्यक्तित्व अपना दिखाते हैं। बट जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शादी के बाद, तब वो सारी चीजें बड़ी ही परेशानी में आ जाती हैं, क्योंकि लड़का उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर नहीं खरा उतरता, वाइफ अपनी खरी नहीं उतरती। तो लड़की अक्सर बोलती है आप पहले अलग थे और अब आप बदल गए हो। वो इसलिए बदलते हैं, वो इसलिए बदल जाते हैं कि एक्चुअल चीजें लव मैरिज में नहीं दिखाई देती। बट जहां अरेंज मैरिज का सवाल होता है, माँ बाप पूरा देखते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अच्छे से देखकर माँ बाप शादी करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। लेकिन लव मैरिज के अंदर दोनों एक दूसरे को झूठा दिखाते हैं, अपने आप को दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को आकर्षण दिखाने के लिए, तब वो शादियां करते हैं और वो टूट जाती हैं, क्योंकि वो चीजें बदलती हुई बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं शादी के बाद। तो इसलिए लव मैरिज ना कर आप अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। लेकिन कुंडली के अंदर से पता चल जाता है कि ये बच्चा लव मैरिज करेगा या नहीं करेगा, और ये लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ये कुंडली से देखकर मालूम पड़ जाता है। कुंडली का अगर रोमांस वाला घर है जो, और पूर्व पुण्य का घर है, उसका संबंध अगर पत्नी स्थान से या पति स्थान से हो जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि इसकी लव मैरिज जरूर होगी और बड़ी कामयाब होगी। इन लोगों का संबंध पूर्ण जन्मों से होता है। तो लड़का आपने देखा होगा कि लड़का बहुत हैंडसम है, ऊंची पोस्ट पर है, बट उसने एक देखने में बिल्कुल साधारण से भी बहुत गई गुजरी लड़की उसको पसंद आ गई। जहां उसकी धन्ना सेठ और सुंदर लड़की के साथ शादी होती, वहां उसकी जो शादी हो रही है वो एक ज्यादा खूबसूरत नहीं है और ज्यादा पैसे वाली भी नहीं है, और लड़का सरकारी नौकरी पर बड़े ऊंचे ओहदे पर है, फिर भी उसके लव मैरिज हो गया, अरेंज हो गया। तो ऐसे लोगों का पुराने जन्मों से संबंध होता है। वो देखते ही उनके अंदर अट्रैक्शन आता है। वो जानते भी नहीं है कि ये करता क्या है या ये लड़की का बैकग्राउंड क्या है, तो वो लोग नकली आकर्षण दिखाते भी नहीं है, लेकिन उनका आत्मिक तौर पर संबंध होता है। ये बड़ी सक्सेसफुल शादियां रहती है लव मैरिज के अंदर, और हमने देखा है कि इनकी शादियां बड़े लंबे समय तक चलती हैं और बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। लेकिन अगर ये लोग का संबंध वैसा नहीं है, एक आकर्षण वाला संबंध है, तो ये अक्सर टूट जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें ग्रहों का भी बड़ा योगदान रहता है। अगर शुक्र की दशा चल रही है, इसके अंदर ये ग्रह आकर्षण देता है, तो जब ये आकर्षण बढ़ता है तो इसकी दशा शुक्र के अंदर भी लोगों की लव मैरिज होती है। राहु देता है नकली आकर्षण, कि लड़का है कुछ और दिख कुछ रहा है, धोखा हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि राहु चालाकी देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शादी लव मैरिज होगी, उसके टूटने के 80% चांसेस रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अब एक जनरल सा सवाल है, आजकल ये देखा जाता है कि जहां जेमस्टोन्स लोग पहनना पसंद करते हैं या ज्योतिष के उनसे पूछने के बाद पहनते हैं, लेकिन काला धागा पैर में बांधना या हाथ में बांधना, और ऐसे ही लाल धागा पैर में, चाहे वो राइट पैर में हो या लेफ्ट में हो या हाथों में हो, ये एक शौक है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या इसका कोई रिजल्ट भी होता होगा। तो क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी नजरों के हिसाब से बताएं, आपको क्या लगता है, किसको तो पैर में काला धागा ये बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए, इसका क्या रिजल्ट रहता है? देखिए, जिन लोगों को काले धागे से संबंधित हमारे यहाँ शुरू से ही है, जिन लोगों को नजर ज्यादा लगती है या शनि उनकी अच्छी अवस्था में नहीं होता, तो उनको काला धागा उनके शरीर में बांधा जाता है। और लाल धागा हमेशा हमें जो है एक जोश देता है, जैसे हम राखी पर बांधते हैं या हम हमेशा कलावा बांध के रखते हैं, तो ये हमारे ऊपर हमेशा जोश का कारक होता है, हमारे अंदर एनर्जी देता है, हमें हमेशा जो है एक्टिव रखता है। तो ये जिन लोगों के अंदर जोश बड़ा कम रहता है, जल्दी बीमार होते हैं, ये लोगों को आप हमेशा कलावा बांध कर रहना चाहिए। और एक हमारे यहाँ पे एक धागा होता है, 3 धागे मिलाकर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं जनेयू। जनेयू क्या होता है कि ये हमारे साथ ईश्वरीय शक्तियों के लिए हेल्प करता है कि हम कभी गलत रास्ते पे ना चलें। और जनेयू धारण करने के बाद उनके अंदर बहुत सारी चीजों को, पॉजिटिव चीजें देखी गई हैं, जो कि हर इंसान हमारे हिंदू के अंदर इसको धारण कर सकता है, मगर इसके कुछ
एक चीजें होती हैं जो उसको वो नहीं करनी होती। अगर वो शराब मांस मदिरा का सेवन उसको नहीं करना और बहुत सारी चीजों का इसमें लिखा हुआ होता है, तभी वो जनेऊ धारण कर सकता है, अदरवाइज जनेऊ वो ना धारण करे। तो इन धागों का इम्पैक्ट अलग अलग होता है, पड़ता है सबके ऊपर, यानी पड़ता है। बिल्कुल, यानी बिना अपने ज्योतिष की सलाह के किसी को भी ऐसे ही कहीं कोई धागा या ये सब चीजें नहीं पहननी है, वो सब चीजें चाहिए। बिल्कुल। अगर कुंडली के अंदर दोष है कि ये लड़का जो है नंबर 2 के कामों से बहुत पैसा कमाता है, इसके नंबर 2 की आमदनी है, थोड़ा अगर ये शराब भी पिएगा तो इसके लिए अच्छा रहेगा। आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुंडली के अंदर ऐसी ऐसी चीजें भी रहती हैं। अभी एक कुंडली वाला मेरे पास आए तो उनका लड़का बड़ा ही आध्यात्मिक था, तो वो बड़े प्रसन्नचित्त थे कि देखो जी मेरा लड़का कितना आध्यात्मिक है, पूजा पाठ बहुत करता है। तो मैंने देखते ही बोला कि ये लड़का पूजा पाठ तो बहुत करता है, आध्यात्मिक है, लेकिन ये कमाता बिल्कुल नहीं होगा और बड़ा ही परेशानी में रहता होगा। उन्होंने कहा हाँ जी, ये डिपेंड भी हमारे ऊपर ही है। तो मैंने उनको बोला कि अगर ये लड़का थोड़ा तेज चतुर चालाक रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा कभी यार दोस्तों में रहेगा, तो ये अथाह पैसा कमाएगा, पूजा पाठ को कम करेगा। तो यह भी योग होता है हमारे यहाँ, किसको पूजा पाठ करनी चाहिए और किसको नहीं। एक आदमी अथाह बदमाश है, बहुत बड़ा हाई लेवल का क्रिमिनल है, जिसने बहुत ही ज्यादा गलत कार्य किए हैं, और अगर वो ईश्वर की शरण में जाता है, ज्यादा मंदिरों में जाता है, वो बदल जाता है कि वो दान पुण्य करने लग गया, लोगों की सेवा में लग गया, वो आदमी बदल गया, तो वो उसके लिए गलत साबित हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। तो वो ऐसे होता है कि ईश्वर भी नहीं चाहता कि गलत आदमी मेरी ज्यादा पूजा पाठ करे। अगर उसको गलत आदमी को ही उसको पैसा कमाना है, क्योंकि उसके ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। तो राहु हुए और बहुत सारे ग्रह हैं जो नहीं चाहते कि ज्यादा पूजा पाठ करे ये आदमी गलत कार्य करे, तभी इसके लिए ठीक रहेगा। वो डिपेंड करता है हर किसी की कुंडली के ऊपर। क्या बिल्कुल सही कहा। जिन लोगों को मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा रहती है, केस कोर्ट कचहरियां रहती हैं, इन लोगों का बुद्ध बहुत खराब होता है, इन लोगों की अपनी बहनों से नहीं पटती है। मैं आपको एक निशानी भी समझा देता हूँ। अच्छा। कि अक्सर आप देखेंगे कि इन लोगों को अपनी बहनों से नहीं पटेगा, बुआओं से आना जाना नहीं रहेगा, ये लोग हमेशा बेचारे कोर्ट कचहरियों में पड़े रहेंगे, किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई इनके खिलाफ मुकदमे लिखवाता रहेगा। जिन लोगों को अब इनको करना क्या चाहिए, ये लोग हर महीने जाकर जो है कोर्ट कचहरी से जाकर पानी पी लें, एक बोतल के अंदर भर लाएं या किसी से भरवा लें और ये पानी पी लें, तो ठीक रहेगा। जो लोग अक्सर थाने जाते रहते हैं, जिनके ऊपर थाने की रिपोर्टें रहती हैं या जाते रहते हैं, वो लोग कभी भी महीने में जाएं और जाकर थाने में जाकर पानी पियाएं, तो उनका ये दोष खत्म हो जाएगा। जो लोगों के घरों में झगड़े रहते हैं, उसके लिए अलग ग्रह होता है, वो ज्यादातर शनि देते हैं, काफी बार बृहस्पति देते हैं, कुछ राहु देते हैं। तो वो देखना पड़ता है कि किस कारण से, कौन से ग्रह की चीजों की वजह से ऐसी परेशानियां आ रही हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी काम की जानकारियां दी। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे श्रोताओं से? बस श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप कार्य करें, जो भी आप दान पुण्य करें, वो अपनी कुंडली दिखाकर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही आप इसके बाद ही आप ये दान पुण्य करें। यही नहीं कि कुछ भी आया मुंह में और उसको जो है दान पुण्य किया। और सुख समृद्धि के लिए हमेशा जो है एक उपाय मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि हमेशा अपने घर के अंदर जब भी खाना बने तो उसकी पहली रोटी के 3 टुकड़े करें। एक टुकड़ा जो है गाय को दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर दें मीठा, तो वो गाय के लिए दें। दूसरा टुकड़ा जो है हमेशा पक्षियों के लिए निकालें, जो कि छत पर डालें या कहीं पर भी आप, जो एक हमारे यहाँ होता है ना मुंडेरी सी बनी रहती है, वहां पर रख दें, जहाँ पर अक्सर पक्षी आते रहते हैं, या किसी पेड़ के नीचे डाल दें। और तीसरा टुकड़ा जो है कुत्तों के लिए दें। इसको आप 3 रोटी भी बना सकते हैं या 1 रोटी के भी आप ये 3 टुकड़े कर सकते हैं। ये काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबके लिए अमृतमय साबित होता है। घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है और आहिस्ता 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 उनके यहाँ पर समृद्धि बढ़ती जाती है और परेशानियां कम होती चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। आप देखिएगा रेडियो 90 FM पर हमारा एक वीडियो आ रहा है पूरे का प्रोग्राम का, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें पता चलेंगी कि कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, कैसे हम अथाह पैसा कमा सकते हैं, क्या ये वास्तव में असर करती है और कितने समय में असर करती है और कितना हम इनका योगदान रहता है। आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हमारे इन वीडियो में आपको पता चलेंगी, जो कि हमारा रेडियो 90 FM पर हमारा प्रोग्राम आएगा। और मेरे से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8909554676 पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फ़ोन के माध्यम से भी आपकी हर परेशानी से आपको दूर कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।